हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मिशन रोजगार एकेडमी। फ्रेंड्स, इस श्रृंखला में हम लोग बिहार स्पेशल को देख रहे हैं और ये हमारा लगभग तीसरा चौथा वीडियो होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल को हम देखते हैं। और भी बिहार बिहार के लिए और भी वीडियो इस पर बनी हुई है। अगर आप चाहते हैं तो आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। ये केवल एक रिवीजन पर्पज से बनाया गया वीडियो है। तो फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं, इसमें कोसी जल विद्युत परियोजना की बात करेंगे। कोसी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर, किस नदी पर है? तो कोसी नदी पर है। अगर राज्य की बात करते हैं तो भारत के बिहार राज्य में और नेपाल में स्थित है। ठीक है, कोसी जल विद्युत परियोजना कोसी नदी पर। और राज्य देश की बात करते हैं तो यह भारत और नेपाल में, और भारत किस राज्य में? बिहार राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट है सोन परियोजना। सोन परियोजना किस पर है, किस नदी पर है? तो सोन नदी पर है। किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है। सोन परियोजना सोन नदी पर बिहार राज्य में स्थित है। गंडक परियोजना, गंडक परियोजना किस नदी पर है? ये गंडक नदी पर बनाया गया है। यह बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल में सम्मिलित रूप से है। बाढ़ सागर परियोजना किस नदी पर है? तो सोन नदी पर है। ठीक है, बाढ़ सागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। यह बात करते हैं इसके राज्य देश की, ये बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सम्मिलित रूप से है। ठीक है, तो बाढ़ सागर परियोजना किस राज्य में? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तीनों राज्यों में सम्मिलित रूप से स्थित है। ठीक है, अब विस्तार से बात करते हैं कोसी जल विद्युत परियोजना की। कोसी जल विद्युत परियोजना, ठीक है, भारत और नेपाल के मध्य इस परियोजना के लिए वर्ष 1954 में आपसी सहमति हुई थी। इसके अंतर्गत नेपाल के भीमनगर में कोसी बैराज का निर्माण किया गया है। इस बैराज का निर्माण वर्ष 1959 में प्रारंभ हुआ तथा वर्ष 1963 में पूर्ण हुआ। पूर्वी कोसी नहर मुख्य सिंचाई परियोजना एवं पश्चिमी कोसी नहर मुख्य सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया था। इनका निर्माण कार्य वर्ष 1961 में प्रारंभ किया गया। पूर्वी कोसी नहर से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? तो पूर्वी कोसी नहर से लाभान्वित जिलों में अररिया, सहरसा, खगड़िया, सुपौल, पूर्णिया, मधेपुरा और कटिहार है। पूर्वी कोसी नहर से लाभान्वित जिले अररिया, सहरसा, खगड़िया, सुपौल, पूर्णिया, मधेपुरा और कटिहार है। पश्चिमी कोसी नहर से लाभान्वित जिले की बात करते हैं तो पश्चिमी कोसी नहर से लाभान्वित जिलों में दरभंगा, सुपौल, समस्तीपुर और मधुबनी है। और पूर्वी कोसी नहर विद्युत गृह की स्थापना वर्ष 1978 में की गई थी। तो पूर्वी कोसी नहर विद्युत गृह की स्थापना कब की गई? तो वर्ष 1978 में हुई थी। बात करते हैं गंडक परियोजना की। गंडक परियोजना कहाँ, किस नदी पर बनाई गई है? तो गंडक नदी पर बनाई गई है। गंडक परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। गंडक परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के लिए भारत और नेपाल के मध्य दिसंबर 1959 में एक समझौता हुआ था। इस परियोजना के अंतर्गत पश्चिमी चंपारण जिले में पूर्वी जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई। यह जल विद्युत परियोजना वर्ष 1964 में प्रारंभ की गई तथा वर्ष 1968 में यह पूर्ण हुई। इस परियोजना के तहत गंडक नदी पर 2 सिंचाई परियोजनाएं निर्मित की गई हैं। प्रथम, पश्चिमी गंडक नहर परियोजना। इससे नेपाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश के देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज और कुशीनगर जिले लाभान्वित होते हैं। इस परियोजना को वर्ष 1961 में योजना आयोग द्वारा मंजूरी प्राप्त हुई थी। द्वितीय द्वितीय पूर्वी गंडक नहर परियोजना, इससे बिहार लाभान्वित होता है। इससे लाभान्वित जिले मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, वैशाली, पश्चिमी चंपारण, सारण, गोपालगंज और सिवान। बात करते हैं सोन परियोजना की। सोन नदी पर सोन जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है।
इसके तहत सोन बैराज, पूर्वी एवं पश्चिमी लिंक नहर तथा 2 नहर सिंचाई परियोजनाएं निर्मित की गई हैं। सोन बैराज, जिसे इंद्रपुरी कदवन बैराज भी कहा जाता है, एक जलाशय है जिसका निर्माण 1960 में प्रारंभ हुआ तथा वर्ष 1965 में पूर्ण हुआ। सोन पूर्वी एवं पश्चिमी लिंक नहर पर विद्युत गृह का निर्माण किया गया, जिसे क्रमशः वर्ष 1986 एवं 1993 में पूर्ण किया गया था। सोन नहर मुख्य सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? तो सोन नहर से लाभान्वित जिले भोजपुर, अरवल, पटना, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर और बक्सर जिला है। सोन उच्च स्तरीय नहर मुख्य सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? तो यह अरवल, कैमूर, कैमूर को भभुआ कहा जाता है, गया, औरंगाबाद, रोहतास और जहानाबाद। सोन नहर प्रणाली भारत की प्राचीन नहर प्रणाली में से एक है। यह 1874 ईस्वी से परिचालन में है। अन्य प्रमुख नहरों में देखते हैं त्रिवेणी नहर। यह किस नदी पर है? तो गंडक नदी पर है। कमला नहर किस नदी पर है? तो कमला नहर पर है। त्रिवेणी नहर कहाँ से निकलती है? गंडक नदी से निकलती है। कमला नहर कहाँ से निकलती है? तो कमला नदी से निकलती है। तिरहुत नहर यह किस नदी से निकलती है? तो गंडक नदी से निकलती है। और तिउर नहर यह भी गंडक नदी से निकलती है। नदियों का अंतर संबंध देखते हैं। बिहार राज्य पानी के मामले में विरोधाभासी समस्या से पीड़ित है। उत्तर बिहार बाढ़ का सामना करता है तो दक्षिण बिहार सूखा प्रवण है। जहां उत्तरी बिहार में बाढ़ का सामना करना पड़ता है या बाढ़ की समस्या से पीड़ित है, तो वहीं दक्षिणी बिहार में सूखा प्रवण क्षेत्र है। दक्षिण बिहार में सूखे के समाधान और उत्तर बिहार में बाढ़ का खतरा कम करने के लिए राज्य की नदियों को आपस में जोड़ने की योजना बनाई गई है। कुछ जल विद्युत परियोजनाओं की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। डेहरी परियोजना, डेहरी परियोजना किस जिले में है? तो रोहतास में है। वरुण परियोजना यह औरंगाबाद जिले में है। वाल्मीकि नगर परियोजना पश्चिमी चंपारण में है। कटैया परियोजना सुपौल में है। अगनूर परियोजना कहाँ पर है? तो यह अरवल जिले में है। नसीरगंज रोहतास, त्रिवेणी पश्चिमी चंपारण, श्रीखंडी रोहतास, सेबारी परियोजना रोहतास जिला में है। बेलसार परियोजना अरवल में, अरवल परियोजना अरवल में, और जौनागरा परियोजना किस जिले में है? तो रोहतास। बात करते हैं बिहार में बाढ़, बाढ़ की बात करते हैं। बिहार भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण राज्य है। यहाँ बाढ़ लगभग नियमित घटना है, हालांकि उसकी तीव्रता में अंतर होता है। राज्य में कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 68,800 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर का 73.06% है। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से 68,800 वर्ग किलोमीटर बाढ़ प्रभावित एरिया है। उत्तर बिहार का मैदानी भाग बाढ़ के लिहाज से खास तौर पर असुरक्षित है। यहाँ की 76% आबादी बाढ़ प्रवण है। भारत के 400 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रवण क्षेत्र में बिहार के बाढ़ प्रवण क्षेत्र का हिस्सा लगभग 17.2% है। इसी प्रकार देश की कुल बाढ़ प्रभावित आबादी का 22.1% हिस्सा बिहार में निवास करता है। बिहार में बड़े पैमाने की बाढ़ों का मुख्य कारण यह है कि उत्तर बिहार की लगभग सारी नदियां उत्तर में स्थित नेपाल की तीखी ढाल से दक्षिण दिशा में बहकर आती हैं और अपने साथ भारी मात्रा में गाद लाती हैं, जिससे नदियों के बेसिन उथले हो जाते हैं। जैसे यह कोई नदी आ रही है
और इसका ढाल तीव्र होने के कारण यहाँ पर नदियाँ अपने साथ क्या लाती हैं, गाद लाती हैं, जो इस नदी में जमा हो जाती है। और गाद के जमा हो जाने से यह उथली या छिछली हो जाती है। और जो पानी बाढ़ का आता है, जो पानी आएगा बरसात का, वो क्या हो जाएगा, नदियों से बाहर वाले एरिया में फैल जाएगा, जिससे यह एरिया क्या हो जाएगी, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड से बहकर आने वाली नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं। ये सारी नदियां अंततः विभिन्न स्थानों पर गंगा में मिल जाती हैं। वर्षा ऋतु में ऐसी सारी नदियां बिहार में बाढ़ संबंधी असुरक्षित स्थिति की स्रोत बनती हैं। बाढ़ों से बचने के लिए बिहार में 3,746 किलोमीटर और नेपाल में 68 किलोमीटर लंबाई तटबंध की बनाए गए हैं। इसके अलावा चंदन नदी बेसिन में 101 किलोमीटर लंबाई में तटबंधों का निर्माण हो रहा है और महानंदा बेसिन में 1196 किलोमीटर लंबे तटबंध बनाने की योजना है। चूंकि ये तटबंध बाढ़ से बचाव के स्थायी समाधान नहीं है, इसलिए बाढ़ की परिघटना बिहार की आबादी को परेशान करती है। बाढ़ प्रवण जिले की बात करते हैं। बिहार के 38 में से 28 जिले बाढ़ प्रवण है, बाढ़ से प्रभावित हैं। इन 28 जिलों में से 15 को अत्यंत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र माना गया है। अत्यंत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र वाले जिलों की बात करते हैं। इसमें उत्तरी बिहार में पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार, ये 15 जिले उत्तरी बिहार में स्थित हैं। अन्य बाढ़ प्रवण जिलों की बात करते हैं। उत्तरी बिहार में पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, ये 7 जिले हैं। और दक्षिण बिहार की बात करते हैं, इसमें पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय, शेखपुरा, ये 6 जिले बाढ़ प्रभावित जिले हैं। बात करते हैं बिहार की जलवायु एवं पर्यावरण की। ठीक है, बिहार की जलवायु कैसी है, वहाँ का पर्यावरण कैसे है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अक्षांशीय विस्तार के आधार पर बिहार उपोष्ण जलवायु में स्थित है। बिहार के पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु तथा पश्चिमी भाग में अर्धशुष्क जलवायु है। बिहार राज्य की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। तो बिहार की जलवायु कैसी है, मानसूनी प्रकार की है। यहाँ वर्ष में 3 प्रमुख मौसमें होते हैं। ग्रीष्म ऋतु यह मार्च से मध्य जून तक होती है। वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक होती है और शीत ऋतु ये मध्य अक्टूबर से फरवरी तक होती है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। बिहार राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम जो केरल वाले एरिया से चलती है उससे होती है। बात करते हैं जलवायु वर्गीकरण की। तो जलवायु वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया है, तो कोपेन ने दिया है। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार की जलवायु को CWG अर्थात मध्य तापीय गंगा तुल्य से प्रदर्शित किया गया है, जिसे 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। CWA इसमें किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, जोगबनी, अररिया आदि उत्तरी बिहार का क्षेत्र आता है। और CSA में पटना, गया, मुंगेर, जहानाबाद आदि दक्षिण बिहार का क्षेत्र आता है। बात करते हैं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन की। तो बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है और यह उपोष्ण क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ नम उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। जलवायु परिवर्तन के मामले में बिहार में वर्ष 2018-19 जलवायु परिवर्तन को मुख्य धारा में लाने वाला वर्ष रहा है।
सबसे पहले तो पर्यावरण एवं वन विभाग का नाम बदलकर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग कर दिया गया है। बात करते हैं आपदा प्रबंधन की। आपदा प्रबंधन पूरा बिहार प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की आपदाओं के लिहाज से असुरक्षित है। बिहार के 38 में से 28 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और 33 जिले सिस्मिक जोन अर्थात भूकंपीय क्षेत्र जोन में थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में आते हैं। ठीक है, सिस्मिक जोन कौन कौन से? थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में 33 जिले आते हैं। दक्षिण बिहार के 8 जिले जिसमें गया, नवादा, जमुई, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, कैमूर और बांका, यह अत्यंत सूखा प्रवण भी है। इनके अलावा राज्य के विभिन्न जिलों में अक्सर चक्रवाती आंधी, तेज आंधी, शीतलहर और मानव जनित आपदाएं भी आती रहती हैं। साथ ही अग्नि संबंधी दुर्घटनाएं भी आम बात है, जिससे आमतौर पर झोपड़ियों में रहने वाले गरीबी रेखा के नीचे की आबादी खास तौर पर प्रभावित होती है। अतः आपदाओं का कुशल प्रबंधन राज्य सरकार के लिए चिंता का मुख्य विषय है। वन विभाग का लगभग 74% व्यय जलवायु परिवर्तन पर, इस व्यय का 24% हिस्सा जलवायु संबंधी जोखिमों के लिहाज से अति संवेदनशील चीजों पर था। देश में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम से NCAP की शुरुआत की गई है, जिसके तहत प्रभावित शहरों को अपने शहर के लिहाज से स्वच्छ वायु कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के मद्देनजर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा पटना, गया और मुजफ्फरपुर के लिए स्वच्छ वायु कार्य योजनाएं तैयार की जा रही है। बिहार की कृषि जलवायु विवरणी की बात करते हैं। बिहार देश के पूर्वी भाग में अवस्थित राज्य है, जो हिमालय की निचली पहाड़ियों, गंगा के मैदान, विंध्य के पठार और लघु गोंडवाना बेसिन से घिरा है। राज्य पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण में 345 किलोमीटर में फैला हुआ है। पूर्व से पश्चिम में 483 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण में यह 345 किलोमीटर में फैला हुआ है। राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार राज्य का क्षेत्रफल 93.60 लाख हेक्टेयर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 2.9% है। समुद्र तट रहित, मतलब कि जो बिहार राज्य है यह स्थलरुद्ध है। बिहार की कोई भी सीमा समुद्र तट से नहीं लगी हुई है। तो समुद्र तट रहित बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और उत्तर में नेपाल देश अवस्थित है। राज्य की मुख्य नदी गंगा पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और राज्य को उत्तरी और दक्षिणी 2 हिस्सों में विभाजित कर देती है। राज्य के 3 विशिष्ट कृषि जलवायु क्षेत्र, इसमें 13 जिले, उत्तर पश्चिमी जोन जिसमें 1040 से 1450 मिलीमीटर तक वर्षापात होता है और मिट्टी बलुई दोमट है। 8 जिलों वाला उत्तरी पूर्वी जोन जिसमें 1200 मिलीमीटर से 1700 मिलीमीटर तक वर्षा होती है और मिट्टी दोमट और चिकनी दोमट मिट्टी होती है। तीसरा 17 जिलों वाला दक्षिणी जोन जिसमें 990 से 1240 मिलीमीटर तक वर्षा होती है और मिट्टी बलुई दोमट, दोमट, चिकनी या चिकनी दोमट मिट्टी होती है। राज्य का अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो बिहार राज्य का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश है और इसका देशांतरी विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट से 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच और समुद्र तट से औसतन 52.7 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित राज्य। राज्य में 3 स्पष्ट मौसमें होती हैं, जाड़ा, गर्मी और बरसात।
वार्षिक औसत तापमान जाड़ा के दिसंबर फरवरी महीने के 8 डिग्री सेल्सियस से गर्मी के अप्रैल जून महीनों के 38 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। सर्वाधिक वर्षा उत्तरी पूर्वी जोन में होती है, जिसका वार्षिक औसत लगभग 1450 मिलीमीटर होता है। व्यापक प्रकार की उर्वर जलोढ़ मिट्टी, प्रचुर जल संसाधनों को देखते हुए राज्य में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र के विकास की काफी संभावनाएं है। बात करते हैं वर्षापात की। वर्षापात अर्थात जहां सबसे अधिक बारिश होती है। वर्षापात वैश्विक तापन का एक प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण प्रभाव वर्षापात के बदलते पैटर्न और वर्षा के अन्य स्वरूपों से स्पष्ट होता है। बिहार जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, जो बाढ़, सूखा, भूकंप और तूफान या चक्रवात जैसी जलवायु से संबंधित आपदाओं के प्रति राज्य की अत्यधिक संवेदनशीलता से जाहिर होता है। जलवायु परिवर्तन के चलते बारिश और मौसम के पैटर्न का अनुमान लगाना उत्तरोत्तर मुश्किल होता जा रहा है, जो कृषि चक्रों और फसलों की उत्पादकता को प्रभावित कर रहे हैं। साथ ही वर्षा की अनिश्चितता से नदियों का प्रवाह भी प्रभावित होता है, जिससे आंतरिक मछली पालन और मछुआरा समुदाय की जीविका भी प्रभावित होती है। वर्ष 2019-20 में बिहार में औसतन 1094.4 मिलीमीटर वार्षिक वर्षापात हुआ था। वर्ष 1919-20 में लगभग 88.5% वर्षा जून से सितंबर तक के 4 महीनों के अंदर दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण हुई, जबकि शीतकालीन वर्षा ग्रीष्मकालीन वर्षा उत्तर पश्चिम मानसून के कारण मात्र 11.5% हुई। गत दशक में राज्य में वार्षिक वर्षा वर्ष 2010 के 677.9 मिलीमीटर से 2007 के 15.6 मिलीमीटर के बीच रहा। सितंबर 2021 तक 2021 तक राज्य में जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून से 1161 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो 846.2 मिलीमीटर के दीर्घकालिक औसत से 37.3% अधिक है। इस प्रकार पूरे वर्ष में वार्षिक वर्षापात के वितरण के रुझान में काफी अंतर दिखता है। वर्षापात के पैटर्न में अलग अलग समय के साथ साथ अलग अलग जलवायु जोनों में भी अंतर रहता है। उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अधिक वर्षा का रुझान रहता है, जबकि दक्षिणी क्षेत्र स्वाभाविक रूप से सूखा से प्रभावित होता है। जिलों में वार्षिक वर्षापात में मौसम वार अंतर में प्रस्तुत है। राज्य के 38 में से 17 जिलों में राज्य के वार्षिक वर्षापात 1094.4 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हुई है। जिलों के बीच वर्ष 2019-20 में किशनगंज में सर्वाधिक अर्थात 1981.8 मिलीमीटर वर्षा हुई है और सबसे कम वर्षा 615 मिलीमीटर अरवल में हुई है। ठीक है, सबसे अधिक वर्षा 19-20 में किशनगंज में और सबसे कम अरवल जिला में हुई थी। दक्षिणी पश्चिम मानसून के मामले में वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक 2318.1 मिलीमीटर वर्षा किशनगंज में। देखिए यहाँ पे दक्षिणी पश्चिमी में भी किशनगंज है और उसके बाद 1725 मिलीमीटर सुपौल में हुई थी। पूर्वी चंपारण में और 1641 मिलीमीटर पश्चिमी चंपारण में भी हुई थी। बिहार में वर्षापात के वितरण के जिलावार रुझानों से पता चलता है कि दक्षिणी पश्चिम मानसून से दक्षिणी जिलों की अपेक्षा उत्तरी जिलों में अधिक वर्षा होती है। फलतः दक्षिणी मैदानों में सूखा पड़ने का रुझान अधिक होता है और भूजल का स्तर नीचे रहता है, जो खेती के मकसद से पानी की उपलब्धता को प्रभावित करता है। दूसरी ओर उत्तरी भाग मुख्यतः बाढ़, जल जमाव प्रवण, जिससे फसलों खास कर धान की उपज प्रभावित होती है। समय और क्षेत्र के लिहाज से वर्षापात के पैटर्न में उतार चढ़ाव होने से
कृषि उत्पादन, लोगों की जीविका, भूजल स्तर और जैव विविधता की उत्तरजीविता पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। साथ ही कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के चलते वर्षा में अंतर होने से सूखा और बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं, जिसका कृषि उत्पादन पर असर पड़ता है। कृषि रोडमैप 3 में बिहार में जलवायु की अनियमितता की मौजूदगी पर ध्यान दिलाया गया है, जिसके कारण वर्षा में स्थान और समय के आधार पर अंतर होने से पैदा जोखिम के बेहतर प्रबंधन के लिहाज से किसानों की मदद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उच्चस्तरीय हस्तक्षेप करना जरूरी हो जाता है। इस मकसद से जल छाजन प्रबंधन और जलाशय निर्माण जैसी विभिन्न परियोजनाएं शुरू की गई हैं। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र अर्थात जोन की बात करते हैं तो उत्तर पश्चिमी मैदान जलोढ़ का मैदान है। मिट्टी के प्रकार की बात करते हैं, इसमें मध्यम अम्लीय, भारी कठन, बलुई दोमट से चिकना दोमट तक बाढ़ प्रबल क्षेत्र। औसत वर्षा कितनी होती है तो 1245 मिलीमीटर तक। और तापमान डिग्री सेल्सियस में तापमान की बात करते हैं तो अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री सेल्सियस होता है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मुख्य फसलें कौन कौन सी होती हैं, इसमें चावल होता है, गेहूं, मक्का, आलू, ईख, आम और लीची होती है। इसमें जिले कौन कौन से आते हैं तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, गोपालगंज और बेगूसराय आते हैं। उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान की बात करते हैं, हल्का से मध्यम गठन, हल्की अम्लीय, बलुई से सिल्ट युक्त दोमट तक। औसत वर्षा कितना होता है 1450 मिलीमीटर। तापमान की बात करते हैं तो अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रमुख फसलों में मक्का, जूट और अनार होते हैं। और जिले कौन कौन से हैं, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, अररिया और किशनगंज। दक्षिण बिहार की बात करते हैं, जलोढ़ का मैदान क्षेत्र, जलोढ़ से बलुई दोमट तक वर्षा कितनी होती है तो 1115 मिलीमीटर तक। तापमान की बात करते हैं तो अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस। प्रमुख फसलों की बात करते हैं, इसमें चावल, गेहूं, आलू, आम, अमरूद है। और प्रभावित जिले की बात करते हैं, कौन कौन से जिले हैं दक्षिणी बिहार के, शेखपुरा, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, भागलपुर, बांका, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, अरवल, पटना, नालंदा, नवादा, जहानाबाद और औरंगाबाद और गया है। बिहार में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की बात करते हैं तो बिहार में पश्चिमी चंपारण में उत्तर के मैदानों की तराई में नम पर्णपाती वन है, जबकि दक्षिणी बिहार में रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, जमुई, मुंगेर, बांका और गया जिलों में समृद्ध प्राकृतिक पर्णपाती साल वन है। नवीकरणीय संसाधनों के बतौर वन अनेक प्रकार की परितंत्री सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, जिनका जलवायु की स्थितियों को बदलने पर असर होता है। वनाच्छादन में 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्षादित भूमि शामिल होती है, जिसके लिए कानूनी स्थिति की कोई बाध्यता नहीं है। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, केवल एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और एक बाघ अभ्यारण्य है जो वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य है। तो राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, और एक बाघ अभ्यारण्य कौन सा है तो वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य है। और एक चिड़ियाखाना चिड़ियाघर संजय गांधी जैविक उद्यान जो कि पटना में है, सहित कुल 8 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं और 5 पक्षी अभ्यारण्य मौजूद हैं। राज्य में वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य कुल 898 वर्ग किलोमीटर
में फैला है, जो वर्ष 1920 में 36 भारतीय बाघों जिसमें पैंथेरा टाइग्रिस का निवास स्थल रहा है। ठीक है। राज्य में अनेक वन्यजीव अभ्यारण्य भी हैं, जैसे भीमबाद वन्यजीव अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, राजगीर अर्थात पंत वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा में है, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य नवादा में है, और उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। वहीं पक्षी अभ्यारण्यों में कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य, बड़ैला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य, नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य और कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य शामिल है। ये सभी कहाँ पर है? तो बिहार में है। बात करते हैं विक्रमशिला गांगेय डाल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो बिहार में है। यह बिहार के भागलपुर जिला में अवस्थित है। विक्रमशिला गांगेय डाल्फिन अभ्यारण्य गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर के कहलगांव तक 60 किलोमीटर दूरी में फैला है। स्वच्छ पानी उपलब्ध कराकर और मानवीय हस्तक्षेप हटाकर संकटग्रस्त गांगेय डाल्फिनों सॉन्स को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार की डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी अर्थात दर्शन केंद्र स्थापित करने की योजना है। वन्य जीव और उनके निवास स्थानों की सुरक्षा के लिए परितंत्र विकास समितियों के जरिए राज्य सरकार लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है। बात करते हैं कलरव बिहार का पहला राजकीय पक्षी उत्सव। कलरव बिहार का पहला राजकीय पक्षी उत्सव, इसके बारे में देखते हैं। तो प्रवासी पक्षियों का उत्सव मनाने के लिए 15 से 17 जनवरी 2021 को बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन जमुई जिले के झांझा में स्थित नागी नकटी पक्षी बिहारों में किया गया। तो किस जिले में किया गया? जमुई जिले के कहाँ पर? झांझा में नागी नकटी पक्षी बिहारों में किया गया। पक्षी उत्सव मनाने का मुख्य उद्देश्य पक्षियों के संरक्षण के मुद्दे पर जोर देना और मानव जीवन में पक्षियों के महत्व को महसूस करना था। पक्षी उत्सव बिहार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा एक दूसरे से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बड़ी नम भूमियों और पक्षी अभ्यारण्यों जिसमें नागी और नकटी को पक्षी दर्शन और पारिस्थितिक पर्यटन के गंतव्य के बतौर बढ़ावा देने का एक सकारात्मक प्रयास भी था। 3 दिवसीय पक्षी उत्सव का कुल बजट 85 लाख रुपया था। नागी नदी पर स्थित नागी जलाशय के 192 हेक्टेयर क्षेत्र को वर्ष 1984 में पक्षी आश्रयणी के बतौर अधिसूचित किया गया था, जबकि नकटी नदी पर स्थित नकटी जलाशय का 332 हेक्टेयर क्षेत्र वर्ष 1987 में अधिसूचित हुआ था। इनमें प्रवासी पक्षी नवंबर से मार्च तक रहते हैं। यहाँ स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की 130 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो भारत की 10% पक्षी विविधता को दर्शाता है। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी, जिसका क्षेत्रफल 335 वर्ग किलोमीटर है तथा वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 899 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? तो 1989 में हुई थी। जबकि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में अभ्यारण्यों की संख्या और उनका क्षेत्रफल निम्नलिखित श्रेणियों में दिया गया है। चलिए उनको देखते हैं। बिहार में राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव तथा पक्षी अभ्यारण्य 19-20 की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय पार्क, जैसा कि हमने बताया, केवल एक राष्ट्रीय पार्क है। कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो यह 335 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कहाँ पर है? तो पश्चिमी चंपारण जिले में। वहीं वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। कौन सा है? तो वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य। यह किस क्षेत्र में है? तो पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र में है। ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? ये 880 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य। यह किस जिला में है? तो गया में है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 138 वर्ग किलोमीटर है। भीमबाद वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो मुंगेर जिला में है।
इसका क्षेत्रफल 680 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो ये पश्चिमी चंपारण में है, या 8 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला है या विस्तृत है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य ये कैमूर और रोहतास जिला में है। यह सबसे ज्यादा एरिया में फैला हुआ है। यह 1784 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। कौन है? कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। किस जिले में है? तो कैमूर और रोहतास में है। राजगीर या पंत वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो बिहार के नालंदा में है। यह 35 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य ये किस जिला में है? तो बिहार के भागलपुर में 60 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य यह बिहार के नवादा जिले में फैला हुआ है, 27 किलोमीटर एरिया को कवर किया हुआ है। वहीं पक्षी अभ्यारण्य की बात करते हैं तो पक्षी अभ्यारण्य में कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य यह बिहार के मिथिला और दरभंगा जिले में है। यह 29 वर्ग किलोमीटर एरिया को कवर किए हुए हैं। बड़ैला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य यह बिहार के वैशाली जिले में है, 197 वर्ग किलोमीटर एरिया को कवर किया हुआ है। नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य यह जमुई में है और 3 किलोमीटर एरिया क्षेत्र को कवर किया हुआ है। नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य यह भी जमुई में है और 1.5 किलोमीटर यानी कि लगभग 1.25-2 किलोमीटर एरिया को कवर किया हुआ है। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो बेगूसराय है। ठीक है, 63 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ। ये ऐसे भी दे सकता है कि यह पक्षी अभ्यारण्य का नाम दे देगा और यहाँ पे जिलों का नाम दे देगा, आप बोलेगा मैच करिए, तो मिलान करिए। ठीक है, ये हमको मालूम रहेगा तो हम यहाँ से मिलान कर सकते हैं। जैसे पूछ देगा कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे? तो बेगूसराय में है। नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ? जमुई में है। नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ? ये भी जमुई में है। बड़ैला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ? वैशाली में है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे? तो मिथिला दरभंगा में स्थित है। ठीक है, ये रहे कुछ प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में गंगा में 60 किलोमीटर की दूरी में अवस्थित है, जो सूंस अर्थात ताजा पानी की मछलियों और कछुओं का निवास स्थान है। राज्य में जल और पक्षियों और प्रवासी पक्षियों के लिए 5 पक्षी अभ्यारण्य हैं। राज्य में भीमबाद वन्यजीव अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, पंत वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि राजगीर में, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य जो नवादा में है और उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जैसे अनेक वन्यजीव अभ्यारण्य भी हैं। राज्य सरकार पारितंत्र विकास समितियों के जरिए वन्य जीवों और उनके निवास स्थानों के संरक्षण के लिए लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित कर रही है। कांवर झील पक्षी आश्रयणी जो कि कांवर ताल कुशेश्वर स्थान पक्षी आश्रयणी एवं सलीम अली जुब्बा साहनी बरैला झील पक्षी आश्रयणी बरैला ताल प्रमुख वेटलैंड के रूप में भी चिन्हित किए गए हैं। ठीक है, वेटलैंड्स आर्द्रभूमि के रूप में चिन्हित किए गए हैं। जैविक उद्यान में 3D थिएटर के निर्माण का कार्य राज्य सरकार के उपक्रम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी को सौंपा गया है। बिहार के राजगीर में एक चिड़िया घर सफारी अर्थात जू सफारी को स्थापित करने के प्रस्ताव का सूत्रण किया गया है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना 153 एकड़ में विस्तारित है, फैला हुआ है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पर है? तो पटना में है। कितने एरिया में फैला हुआ है? तो 153 एकड़ में फैला हुआ है। इस उद्यान में लगभग 100 प्रजातियों के 1164 वन प्राणियों का संरक्षण एवं संवर्धन किया जा रहा है। यह उद्यान गैंडा प्रजनन में एशिया के सबसे बड़े केंद्र एवं विश्व के दूसरे बड़े केंद्र के रूप में ख्याति प्राप्त है। इस उद्यान को राज्य का पहला पॉलीथीन प्लास्टिक निषिद्ध क्षेत्र बनाया गया है। तो जो संजय गांधी जैविक उद्यान है जो पटना में स्थित है, यहाँ पर पॉलीथीन प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। गया जिले में राजकीय वन्य प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई है। गया जिले में राजकीय वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई है। राजकीय वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? बिहार के गया जिले में की गई है। तो फ्रेंड्स, ये रहे बिहार के कुछ प्रमुख ज्योग्राफी का एरिया। अगली वीडियो में हम बिहार की राज्य व्यवस्था को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, केवल आप 1-2 बार वीडियो को देख लीजिए तो आपको अब रिवीजन यहाँ से होता चलेगा। कुछ हम अलग नहीं बता रहे हैं, जो भी बिहार के सार में दिया गया है उसको हम आपके लिए
लेकर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।